प्रणाम सभी को। आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे वो बहुत सीरियस टॉपिक भी है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि यहाँ पे ये रिलेटेड टू मेंटल एलिमेंट इन द मिडिल ऑफ द लाइफ, है ना, नॉट फ्रॉम सिंस बर्थ। ठीक है, ये दिख रहा है आप। चलिए, तो आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंटल एलिमेंट। लास्ट सेशन में मैंने आपको सिंस बर्थ वाले कराए थे कुछ केसेस। आप कुछ ऐसे केसेस करेंगे जहां पे मेंटल एलिमेंट सडनली इन द मिडिल ऑफ द लाइफ और अच्छी खासी जिंदगी चल रही है तब आ गई। यू नो, पर्सन इज नॉर्मल, नॉर्मल बिहेवियर है, एवरीथिंग इज फाइन, और अचानक उसकी लाइफ बिल्कुल टर्न अराउंड हो जाती है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो ये केसेस बड़े सीरियस केसेस हैं, क्योंकि कोई इंसान जो आज आपको सही दिख रहा है, क्या पता 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद वो सीरियस मेंटल एलिमेंट से स्ट्रगल कर रहा हो। अरे जनरली, मैम। हाँ, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। जनरली जो ओल्ड एज होती है जिसमें डिमेंशिया, है ना, और जिसमें भूलने की बीमारी ये हो जाती है, 60 के बाद होना पॉसिबल है। बट आजकल यंग एज में बच्चों को, इवन मिडिल एज में 20, 25, 30, 35 में भी लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आज जो केसेस है वो लाइव डेटा बैंक से है। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि मरकरी जो है वो नर्व्स का कारक ग्रह है, तो जहां पे न्यूरो प्रॉब्लम्स जन्म से हैं वहां मरकरी लगना, लगना लॉर्ड अफ्लिक्टेड होगा, और कहीं कहीं मून भी अफ्लिक्टेड होगा, है ना। एट्थ लॉर्ड से संबंध होगा लगन का, लगना लॉर्ड या तो एट्थ में होगा या एट्थ लॉर्ड लगन में होगा। और हैवी अफ्लिक्शन होगा, एक से ज्यादा, 2 या 3 अफ्लिक्शन होंगे लगन, लगना लॉर्ड पे और मरकरी पर भी, क्योंकि वो वहां पे न्यूरो प्रॉब्लम जहां भी आएगी वह मरकरी नर्व्स का कारक ग्रह है। और क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली डिजीज है, तो सैटर्न का रोल भी मैंने बताया था कि सैटर्न का फिफ्थ हाउस से संबंध है, तो फिफ्थ हाउस इज पास्ट लाइफ नेगेटिव कर्मा का पनिशमेंट इस जन्म में भोगनी है। तो ये 2-3 पैरामीटर मैंने लास्ट टाइम कराए थे। आज हम आपको थोड़े से पैरामीटर ऐसे कराएंगे जहां पे व्यक्ति सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन फिर भी उसको सडनली लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे आज मैं राहु के बारे में हम मेनली डिस्कस करेंगे। राहु एंड मे ब्रेन पॉइजनिंग, दिमाग में जहर भर देना, राहु को सांप से जोड़ा गया है। ठीक है, इसके बारे में मैंने शायद आपको पहले भी एक क्लास में बताया था कि ये जो डॉक्टर निरुपमा राघवन थी, जो कि नेहरू प्लानिटोरियम की डायरेक्टर थी फ्रॉम 1985 टू 1999, इन्होंने ये पॉइंट आउट किया था न्यूज़पेपर में। मैंने ये न्यूज़ भी पढ़ी थी। इनफैक्ट मेरे पास वो न्यूज़ की कटिंग भी है, मैंने किसी रजिस्टर में पेस्ट कर रखी है। जब 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 यहाँ पे क्या हुआ था कि इन्होंने बताया था कि सांप से क्यों जोड़ा गया है राहु को, क्योंकि उन्होंने बताया कि जब एक्लिप्स होता है, जो सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स, तब अंधेरा हो जाता है ना। सूर्य एक्लिप्स होता है तो सोलर एक्लिप्स में दोपहर के 2 बजे, 3 बजे अंधेरा हो जाएगा, बिल्कुल जैसे रात हो गई हो। और उस समय जस्ट एक्लिप्स से 30 सेकंड पहले, क्योंकि स्काई डार्क हो चुका होता है और सनलाइट बिल्कुल छोटे से आर्क से आती है, बिकॉज सन के सामने, सन और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो वो जो आर्क से लाइट जब जाती है तो स्काई में ऐसे लॉन्ग वेवी वेव्स बन जाती है, जैसे कि बड़े सारे सांप हो। इस तरह की आकृति बनती है। इसकी फोटो तक लिया उन्होंने, ओके। नेचुरल रियल फोटो तक लिया उन्होंने, ये पेपर में छपी थी न्यूज। तो ये मैंने इसीलिए आपको यहाँ रेफरेंस के लिए ये डाला है कि राहु को क्यों जोड़ा गया स्नेक से। वैसे तो हमारे शास्त्रों में स्टोरी है जो सहस्त्र भानु नाम के राक्षस की, और वो अमृत मंथन, अमृत अमृत मंथन, समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला, वो सब राहु को, उस असुर को मोहिनी रूप में सुदर्शन चक्र से काट दिया, है ना, भगवान विष्णु ने, और फिर राहु केतु बन गए, एक असुर के दो रूप। लेकिन ये सांप से जो जोड़ा गया, ये इससे भी, इसका भी नेचुरल हमारे पास एक फैक्ट है। ठीक है, तो ये इनके बारे में, और ये एक रिप्यूटेड साइंटिस्ट बोल रहा है, इसलिए इसमें हम कोई इफ एंड बट नहीं लगा सकते, है ना। आईआईटी में इन्होंने पढ़ाया भी, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाई है, कानपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली। अब ये राहु को जब हम ज्योतिष में देखते हैं, राहु को बोला गया कि वो आपको आपकी जो एनर्जी है, मेंटल एनर्जी, क्योंकि अल्टीमेटली राहु केतु तो नोड्स हैं, है ना, मून के नोड्स है ना। राहु क्या है, राहु जब मून की ऑर्बिट और अर्थ की ऑर्बिट जहां कटती हैं दोनों, तो नॉर्थ वाले नोड को राहु कहते हैं, साउथ नोड को केतु कहते हैं। तो बेसिकली ये मून की ही पोजीशन होती है। तो मून माइंड भी है ना, और माइंड में ही हमारे थॉट पैटर्न्स आते हैं, थिंकिंग आती है, डिजायर्स, इमोशंस, हर चीज हम मन से सोचते हैं। आपने नोट किया कभी कभी जो कोमा में पेशेंट चला जाता है,
कोमा में जो पेशेंट चले जाते हैं वो, उनकी शरीर सब हेल्दी होता है, पूरी बॉडी चल रही होती है, इनफैक्ट वो सुन भी रहे होते हैं कहते हैं, लेकिन वो कोमा में बोल नहीं सकते, हिल नहीं सकते, और कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि माइंड उनका बिल्कुल पैरालाइज्ड है ना। या पैरालिसिस में भी, इवन नॉर्मल पैरालिसिस में भी आप देखो, शरीर जब बिल्कुल पैरालिटिक होता है लेकिन दिमाग चल रहा होता है ना, या फिर वो बोल भी नहीं पा रहा, अगर फेस पैरालिसिस भी होता है ना। तो ये सब चीजें मैं आपको फिजिकल एलिमेंट में कराऊंगी। लेकिन राहु को जोड़ा गया है माइंड को, अगर ये पकड़ लेगा, क्योंकि ये मेंटल एनर्जी को डाउन कर देता है, आप में इतनी पावर ही नहीं रह जाएगी कि वो आप सही डिसीजन ले सको, इनफैक्ट आप नेगेटिव सोचने लगोगे, क्योंकि राहु तो एक तामसिक ग्रह है, नेगेटिव टेंडेंसीज आ जाती हैं। और इसीलिए एबरेशन, मेंटल एबरेशन जितने भी हैं, डेमेंशिया है जिसमें भूल जाते हैं, है ना, ये सब चीजें एक्सट्रीम राहु का जब अफ्लिक्शन होगा, तो इसके कोई स्पेसिफिक कुछ पैरामीटर है ज्योतिष में, जो मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ। 3 सूत्र मैं दे रही हूँ, ये हमारे रिसर्च बेस्ड है, राउत सर के अंडर हमने रिसर्च करी, तो उसमें हमने बड़े सारी कुंडलियों में निकला था। राहु इज प्लेस इन 5th हाउस और इन पीएससी विद 5th लॉर्ड। देखिए, पंचम भाव जो है वो पिछला कर्म का तो भाव है ही, और जब इस तरह की ड्रेडेड डिजीजेज होंगी, वहां पे पंचम से संबंध जरूर आएगा। और 5th हाउस इज आपका इंटेलेक्ट भी है, 5th हाउस से हम आपकी एजुकेशन भी देखते हैं, है ना। तो 5th हाउस पे अगर अफ्लिक्शन हो राहु द्वारा या 5th लॉर्ड पर, और साथ में 6th लॉर्ड का संबंध बन रहा हो इस 5th हाउस या 5th लॉर्ड से, बड़ा क्लियर कट आएगा। 6th हाउस इज एलिमेंट, डेप्थ एलिमेंट डिजीज का कार है ना, घर। तो ये 6 और यस। 5th का कनेक्शन, साथ में राहु का इन्वॉल्वमेंट होगा। और चाहे ये कॉम्बिनेशन कहीं भी बन रहा हो, है ना, 5th लॉर्ड 6th लॉर्ड टुगेदर इन लग्ना, 8th हाउस 10th हाउस किसी भी घर में हो, तो भी ये माना जाएगा। तो ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली में ये पैरामीटर अप्लाई होगा, ये लोग नॉर्मल बिहेव करेंगे, लेकिन जब ऐसी कोई दशा आएगी, नेगेटिव दशा, लाइक 8th लॉर्ड की दशा आ गई, या राहु की दशा आ गई, या 6th लॉर्ड की दशा आ गई, तो वहां पर फिर इनको ये सीरियस एलिमेंट, सीरियस प्रॉब्लम, सीरियस डिप्रेशन, सीरियस डिमेंशिया, या सिजोफ्रीनिया। सिजोफ्रीनिया क्या बीमारी होती है, किसी को आइडिया सिजोफ्रीनिया में क्या होता है? मैम शायद वो अपने आप को कुछ और समझने लग जाते हैं। सिजोफ्रीनिया में भ्रम। देखिए हाँ बोलिए, आप बोलिए प्रसाद जी। भ्रम होता है बहुत। उसको भ्रम लगता है होता कि है। ऐसा है बट एक्चुअली होता नहीं। देखिए, मेरी मदर 82 की एज में, 1.5 साल पहले उनकी डेथ हुई, और लास्ट के साल में उनको सिजोफ्रेनिया भी हो गया था। तो मैंने इसको इनफैक्ट पर्सनली इसको देखा है सिजोफ्रेनिया, और मेरी फ्रेंड के ब्रदर जो है, बड़े भाई, उनको भी सिजोफ्रेनिया बहुत सालों से। तो उनके केस में भी, खैर मैं अपनी मदर का बताती हूँ कि व्हेन आई यूज्ड टू गो टू मीट माय मदर, तो वो बोलती थी, वो ऐसे बात करती थी जैसे जैसे मैं कमरे में, मैं और मेरी मदर बैठे हैं, तो साइड साइड में खाली चेयर पड़ी है, वो बोलती थी जैसे चेयर पे कोई बैठा हुआ है, उससे बातें कर रही है। तो मैं बोलती थी किससे बातें कर रही हो, कौन है? अरे वो बैठे हैं ना, मतलब उनको हूबहू दिखेगा जैसे कि सचमुच में कोई है वहां पे। और इसको लोग, कई लोग भूत प्रेत मान लेते हैं कि भूत है, भूत दिख रहा है, ये सब। हम्म। ये सब भूत नहीं है, ये सिंपल ये चीजें हैं कि इंसान प्रैक्टिकल और ड्रीम, उसमें फर्क करना बंद हो जाता है। चाहे वो रीजन हो सकता है कि किसी ट्रिगर कर गई कोई चीज, जैसे मेरी मदर को एक कब शुरू हुआ, जब कोविड आया, तो मेरी मदर उससे पहले, कोविड आने से पहले तक घर से बाहर आराम से जाती थी, और इनफैक्ट वो दूध लाती थी, सब्जी लाती थी। अब शी वॉज वेरी मच हेल्दी टिल द एज ऑफ 78, ठीक है, 78 तक। लेकिन जब सिजोफ्रेनिया हुआ, तो हाँ, कल कल तो उनको जब सिजोफ्रेनिया हुआ, तो वो उनको कमरे में, एक ही कमरे में वो रहती थी पूरा टाइम, कहीं नहीं जाना। इनफैक्ट बच्चे भी, जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे, वो भी उनके पास नहीं आ पाते थे, क्योंकि बच्चों को इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि कोविड हो गया या किसी भी रीजन से। तो वो अकेलापन जो होता है ना, अकेलापन बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, हम लोग भी जाते थे तो हफ्ते में एक दिन चले गए, है ना, तो बहुत कम उनको समय मिला। तो माइंड पे असर होता है इतना ज्यादा कि वो फिर एक इमेजिनेटिव पर्सन बना लेते हैं जिससे वो बातें कर रहे हैं। और ओके, कभी बिकॉज कभी ऑफ तो कोविड इतना इन शॉर्ट। इतना ज्यादा मतलब मुझे याद है, मैं आई आई मेरे को बताने में भी बड़ा फील हो रहा है वो, कि मुझे याद है। अच्छा, ये तो एक देखने वाली बात है ना, जिससे बातें कर रहे हैं। इसके बाद वो उनको साउंड सुनाई देते हैं, कई तरह के साउंड में, जैसे कि कोई बातें कर रहा है। मैंने पूछी थी किससे बातें कर रहे हो,
कि कौन आपको क्या कर रहा है। तो वो ऐसे बातें करती थी जैसे कोई वो पड़ोसी है ना, वो आए हैं, है ना, वो उनको पता चला है तुम आई हुई हो, तो मैं उन्हें बता रही हूँ आप आई हुई है। मतलब फुल उन्हें एक्चुअली सुन, मैंने कहा उधर से इधर आवाज कैसे आएगी अगर पड़ोसी भी है तो। वो बोलती नहीं वो आती है आवाज, वो वीडियो ऑडियो लगा रखा है। मतलब वो साइंटिफिकली कॉम्प्रिहेंशन उसको नहीं कर पाएगा कि कोई इंसान कैसे सुनेगा अगर पड़ोस के घर में भी है तो दरवाजा बंद है। मतलब वो ये फर्क करना बंद कर देता है ना। तो ये केस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आज दो केसेस सिजोफ्रेनिया के हम लेंगे। और ये उम्र के साथ फुल एज अच्छा रहा, सब अच्छा रहा, लेकिन लास्ट में हो गया। तो ये तो नॉर्मल है, बिकॉज ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम हो जाती है जनरली। लेकिन कुछ ऐसे केसेस में मैं लाई हूँ जहाँ मिडिल एज में 40 की एज में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, और फिर उस व्यक्ति का लाइफ और करियर सब खत्म हो जाता है। यहाँ पे ऐसे भी केसेस हैं जैसे किसी का लव अफेयर ब्रेक हो गया, इतना ज्यादा वो डीप डिप्रेशन में चला गया कि फिर वो डिमेंशिया के साथ साथ भूल भी जा रहा है, फिर सिजोफ्रेनिया भी हो रहा है उसे। और वो कई तरह के अलग अलग तरह के ख्याल। आई थिंक एक पिक्चर आई थी सलमान खान की, तेरे नाम, देखी थी आप लोगों ने? यस मैम। उसमें भी इस तरह का ही कुछ इस तरह का रोल दिखाया है कि वो डीप डिप्रेशन में चला जाता है कि उसका लव अफेयर सक्सेसफुल नहीं होता, और फिर उसको कुछ दवाइयां भी गलत दी जाती है, तो फिर कई बार गलत दवाइयों के असर से भी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। एक और केस बता रही हूँ, इससे पहले हम लोग लाइव केसेस करें। वहां पे मेरी फ्रेंड के जो बड़े ब्रदर थे, अब तो उनकी डेथ हो गई, वो रिटायर हुए 60 की एज में। मेरे बैंक में ही वो मैनेजर थे, तो मैं उनको वैसे भी जानती थी एज ए फ्रेंड के अल्टर ब्रदर ऑल्सो, मेरे भी ब्रदर भाई साहब मैं कहती थी। और वो बैंक में मेरे कलीग भी रहे थे, साथ में तो काम नहीं किया लेकिन बैंक में थे। तो उनको उस तरह, तो वो जैसे ही वो रिटायर हुए, आप सोचो जब वो रिटायर हुए 60 की एज में, विद इन 1 मंथ, क्योंकि बैंक में इतना स्ट्रेस और इतना काम कर लिया इतने साल, कि जब एकदम से खालीपन आ गया, जब जो लोग आफ्टर रिटायरमेंट नहीं एडजस्ट कर पाते अपने उस शेड्यूल को, कि खालीपन आ गया, तो विद इन 1 मंथ एक दिन वो सुबह उठे। और उस समय मेरी फ्रेंड की शादी हुए हुए भी 7-8 साल या 10 साल हो गए थे। तो उसको बोलते हैं वाइफ को कि आज उसको बेबी करते थे घर में, बेबी को देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं, तो जरा घर सजा लो और खाने पीने के लिए बढ़िया चीजें बना लो। तो वाइफ ने सोचा ये मजाक कर रहे हैं पहले तो, कि ये मजाक कर रहे हैं, कहाँ मतलब छोटी बहन की शादी हुए 10 साल हो गए। तो उन्होंने हंस हंस के डाल दिया। अब वो पूरा दिन धीरे धीरे ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि वो 10 साल पीछे, 20 साल पीछे चले गए हो। एंड विद इन 5 डेज उन लोगों को समझ में आया कि ये तो सीरियस है, ये मजाक नहीं कर रहे हैं। और फिर जब वो डॉक्टर के लिए लेके गए, डॉक्टर को दवाई दिलाई, लेकिन विद इन 3 वीक्स उनकी डेथ हो गई। मतलब ही वॉज ओके। जस्ट 60 years ओल्ड, 60 years 1 month 2 months के थे वो, उनकी डेथ हो गई। तो इट इज ए पैथेटिक केस, ट्रेजिक केस, जहां पे आप इंसान जो लाइफ लॉन्ग काम करता है, मेहनत करता है, अब वो रिटायर हो गया, उसको वो खालीपन कोई भर नहीं पा रहा, और सब लोग शायद इग्नोर कर रहे हैं या वो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो वो एकदम से उसकी मेमोरी पीछे चली जाती है। और फिर वो उसे उसके अंदर इम्यूनिटी भी नहीं बची ना, क्योंकि दवाई वगैरह तो ट्रीटमेंट शुरू हो गया था, लेकिन अचानक फिर उनको शायद शायद हार्ट अटैक भी हुआ था साथ में, तो लास्ट में उनकी डेथ हो गई, और विद इन 60 ईयर्स 2-3 मंथ्स में उनकी डेथ हो गई। तो ये बहुत सीवियर केसेस मैंने कुछ डिस्कस किए हैं। अब आपको ये जो मैंने रूल बताया, राहु का 5th हाउस से कनेक्शन, 6th हाउस से कनेक्शन आपको देखना है। और इन सम केसेस जहां पे मरकरी और मून भी अफ्लिक्शन में होंगे, देखिए मरकरी मून, मरकरी सन के साथ जनरली आपको 90% कुंडलियों में मिलेगा, है ना, आदित्य बुद्धियों, क्योंकि मरकरी सन का सबसे नियरेस्ट प्लेनेट होता है। और मून भी 2.25 दिन में राशि बदल लेता है, मून फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। तो ऐसे में क्या होता है, मरकरी मून पे जनरली सैटर्न, सन या राहु केतु भी हो सकती है, देखेंगे। ये मरकरी मून दोनों फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं, तो काफी सारी कुंडलियों में आपको कॉम्बिनेशन दिख जाएंगे। लेकिन वो हो सकता है कि छोटा मोटा डिप्रेशन ऑफ एंड ऑन उनको हो। ये लंबी चलने वाली बीमारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, डिप्रेशन तो बीमारी नहीं है, इट इज ए फेज। ये याद रखिए, डिप्रेशन सबकी जिंदगी में होता है। जब कोई दुखी होता है, कोई फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है, या कोई आपका काम नहीं हुआ, या आपसे कोई गलती हो गई, कोई बड़ा लॉस हो गया, तो डिप्रेसिंग दुख होता है, दुख होना। लेकिन वो उस दुख को समझ के भी उससे बाहर नहीं निकल पाता, तो वो डिप्रेशन कहलाता है। वो कुछ दिनों का होता है, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, है ना, 2 महीना भी चलो। लेकिन अगर वो लंबा चल रहा है, कई सालों चल रहा है,
और उसके कारण उसका करियर खत्म हो रहा है, मैरिज खत्म हो रही है, बच्चे प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, तब वो बड़ी बीमारी बन जाता है। और ये इस केस में आपको राहु और सिक्स लॉर्ड का फिफ्थ लॉर्ड के साथ संबंध देखना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए कैसे देखना। चलिए अब हम आ जाते हैं कुंडली पे। ये कुंडली मेरे पास कल ही शायद मैंने प्रिडिक्शन दिया इन पे फिर से। 20 ईयर्स पहले 2006 में इन्होंने इनको बाइपोलर मूड डिसऑर्डर था, और मतलब मेरे से प्रिडिक्शन लिया, और मैं तो भूल भी गई थी, इतने साल हो गए खत्म, है ना। फिर 2016 में इन्होंने मेरे से प्रिडिक्शन लिया, एक बार 10 साल पहले लिया था, और अब 2026 में इन्होंने मेरे से प्रिडिक्शन लिया। इस बार इन्होंने पहले तो अपने बेटे के लिए लिया, क्योंकि उस समय मैंने इनका बेटा छोटा सा था, 10 साल पहले जब देखा था, तो कि बोला था कि क्या पड़ेगा, तो छोटे बच्चे की तो कुंडली देखते भी नहीं है। तब वो शायद 12 से कम का था, तो मैंने मोटा मोटा वैसे ही बोल दिया था ठीक है। और फिर जब 2016 में देखा था, 13 ईयर्स का बेटा हो गया था, तो मैंने कहा था इंजीनियरिंग कर लेगा। तो कल उन्होंने जब फोन किया तो उन्होंने बोला बेटे ने इंजीनियरिंग कर ली है, बिट्स पिलानी से उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली है, और इकलौता बेटा है Okay. इनका। तो मैंने कहा ठीक है, रीडिंग हो गई खत्म। थोड़ी देर बाद फिर इनका फोन मैसेज आया कि मेरा भी कुंडली देख लो चार्ट, मेरा कब प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम अभी भी चल रही है क्या आपकी? बाइपोलर थी उस समय, ये दवाइयां वगैरह ले रही थी, डिप्रेशन भी होता था। तो इन्होंने मेरे को इस बार बोला कि मेरा ओसीडी नहीं जा रहा, डिप्रेशन कम हो गया है, बाइपोलर भी कम हो गया है, लेकिन ओसीडी यानी, ओसीडी क्या होता है, फुल फॉर्म पता है ओसीडी की? हाँ मैम, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें इंसान अपनी आदत हो जाती है। जैसे कुछ लोगों को होता है हाथ धोना है, उन्हें लगता है हमारे हाथ गंदे ही हैं, बाहर से आएंगे हाथ धोएंगे, फिर दोबारा हाथ धोएंगे, आधे घंटे बाद फिर हाथ धोएंगे। या किसी किसी को ओसीडी ऐसा होता है कि पूजा करनी है, बहुत ज्यादा पूजा करनी है, बार बार दिया करना है, बार बार अगरबत्ती जलानी, मतलब कोई कोई भी हैबिट हो सकती है, कंपल्शन में हाँ, वो। कपड़े बहुत सारे कपड़े धोने लग जाते हैं, बार बार हाँ, उतारेंगे धोएंगे। हाँ, कई लोगों को लगता है खाना अच्छा नहीं बना, वो बार बार खाना बना रहे हैं, मतलब समथिंग समथिंग समथिंग, वो अपना कंट्रोल खो गए। तो ये चीज भी बहुत डेंजरस है। मैंने ऐसे भी लोग देखे जहाँ पे ओसीडी में उन्हें वो दूसरे के घर में खाना भी नहीं खाएंगे, छुएंगे भी नहीं कोई चीज। उन्हें लगता है इन्फेक्शन हो जाएगा, उन्हें हर चीज से इन्फेक्शन है, उन्हें लगता है बाहर की सब चीजों में इन्फेक्शन है। मतलब इतना ज्यादा कि आप किसी के यहाँ कहीं भी नहीं जा रहे हो, कहीं जा रहे हो तो पानी भी नहीं पी रहे हो, प्यास लग रही है, नहीं पानी नहीं पीना भैया, क्योंकि इन्फेक्शन हो रही है। मतलब दिस इज वेरी सीवियर केसेस जहाँ पे ऐसे। तो अब इन्होंने मिसेस तिवारी की कुंडली में आपको दिखा रही हूँ, इनका बर्थ हुआ है कैलकाटा में, और ये मैरिड है, इन्हें गुप्ता फैमिली, ये ब्राह्मण फैमिली से थी, है, मतलब बॉर्न बॉर्न, और गुप्ता में इनके इनके हस्बैंड बिजनेसमैन है, एक ही बेटा है जिसने इंजीनियरिंग कर ली है और जॉब कर रहा है फाइनेंस में। तो अब इनकी कुंडली में इनकी एक बड़ी बहन है और 3 छोटे भाई हैं, जिसमें से 2 भाइयों की डेथ हो गई है। देखिए इन सबकी कुंडलियां मैंने देखी हैं, पांचों भाई बहन मम्मी पापा सबकी कुंडलियां मेरे पास है। इनकी कुंडली में 3 छोटे भाई में से 2 भाइयों की डेथ भी हो गई, विच इज ऑल्सो वेरी सैड, क्योंकि छोटा भाई एक इनका ड्रग एडिक्ट भी था। तो अब इनकी कुंडली में आप मुझे बताओ क्या ये पैरामीटर लग रहे हैं जो मैंने आपको बताए? पहले तो मोटा मोटा पराशरी से बताओ, फिर चार दशा पे आएंगे। बोलिए, कौन बोलेगा? हाँ। प्रसाद जी बोलो। इसमें लग्न इस कर्क लग्न। हम्म। कर्क लग्न का लॉर्ड जो है मून, अगेन लग्न इज इन अश्लेषा नक्षत्र, बुध का जो नक्षत्र है, एंड बुध इज विथ केतु इन द 11th हाउस। हम्म। एज पर द पैरामीटर जो थे, तो राहु इज इन द 5th हाउस, 5th हाउस का लॉर्ड वापस 8th में गया है। सो मून केतु युति इन द 11th, राहु इन द 5th, एंड मून इसमें जीके भी है। सो मून जीके होके सन के साथ है। मर्क्यूरी इज अगेन एस्पेक्टेड बाय मार्स फ्रॉम द 8th हाउस। मून जी के सो है, मरकरी जी के है। sorry, Mercury is GK, I'm sorry, Moon is GK, Mercury is GK, and that is again aspected by Mars, one more malefic. तो उससे जो मर्क्यूरी एज अ माइंड कंसिडर करें तो वो एफ्लिक्टेड है विथ केतु एंड मार्स। एंड इन D9 ऑल्सो इफ यू चेक, मर्क्यूरी मार्स के साथ ही है इन द, बट जुपिटर एंड विनस के साथ, बट राहु केतु मार्स ये एफ्लिक्शंस है मर्क्यूरी पे। सो
माइंड देखिए मर्क्यूरी से देखेंगे तो पैरामीटर दैट इज मैंने, एप्लीकेबल। हाँ पैरामीटर बताया कि राहु का पंचम से संबंध हो और सिक्स लॉर्ड भी उसमें इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पे राहु फिफ्थ में ही बैठा है और जुपिटर सिक्स सिक्स लॉर्ड होके इसको राहु को देख रहा है। ठीक है, ये क्लियर है ना, ये तो हाँ पैरामीटर बिल्कुल। तो दिस इज, राइट। हाँ दिस इज ए माइंड पॉइजनिंग, यानी कि इस कुंडली में योग तो शुरू से है, जन्म से है कि ये माइंड पॉइजनिंग राहु करेगा। और ये बीमारियां लंबी चलने वाली बीमारियां होंगी, जल्दी ठीक नहीं होंगी। बाइपोलर वैसे क्या होता है, बाइपोलर में इंसान या तो बड़ा खुश हो जाता है या बहुत दुखी हो जाता है, वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाता, उसका कंट्रोल ही खत्म हो जाता है। आज बहुत हंस रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत चर्पी बबली सब अच्छा लग रहा है, और दूसरे दिन बिल्कुल चुप, बिल्कुल सैड, बिल्कुल ऐसे फील, है ना। तो ये ठीक है, थोड़ा बहुत सब लोग करते हैं, सबको कभी खुशी ज्यादा होगी या कोई अच्छी न्यूज आई या कोई बुरी न्यूज आई तो ज्यादा रोएगा, लेकिन अदरवाइज 90% इंसान सेम होता है, ठीक है, सम होता है। लेकिन बाइपोलर मूड डिसऑर्डर जिन लोगों को होता है उस केस में वो व्यक्ति उसका जो बिहेवियर है वो 90% हो जाएगा बहुत ज्यादा हंस खुश होने वाला या रोने वाला, दुखी होने वाला, और 10% ही नॉर्मल होगा। तो अब ये इनको दो चीजें मैंने उस समय भी इनको बताई, देखा ये पैरामीटर बिल्कुल लग रहा था। उस समय हम लोगों ने 2007 का रजिस्टर, 2006 का रजिस्टर मैंने निकाला था, उसमें मेरे को इनकी कुंडली मिली और बाई चांस इनका फोन भी आ गया। देखिए कितना वो, मतलब ये कोइंसिडेंस है कि जो चीज आपको मैं पढ़ा रही हूँ लास्ट वीक शुरू करी और बीच में इनका 2 दिन पहले फोन आ गया और मैसेज भी आ गया और फिर ये कुंडली भी निकल आई। तो ये बिल्कुल क्लासिक केस है। यहाँ पे आप इनकी दशा देखो, कब ये बीमारी शुरू हुई है। 2006 में दशा थी पाइसिस की। पाइसिस की दशा में मीन का पाइसिस है। अच्छा अच्छा, इनके पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन, 2,500 करोड़ रुपए का बिजनेस। हाँ, और इनके पास प्रॉपर्टीज भी इनके फादर के पास, और देश विदेश में बिजनेस, और फिल्म प्रोड्यूसर भी रहे, और साथ में चैनल भी चलाया उन्होंने। और ये मतलब फादर का पक्ष बड़ा अच्छा दिख रहा है क्योंकि सन एग्जॉल्टेड है, जुपिटर भी मीन राशि का 9th हाउस में, 9th लॉर्ड बैठा। मून जो है, मून इनकी मैम मदद, हाँ बोलिए। मून मैम मून आई तो दृष्टिकोण में भी है। हम्म। हाँ दृष्टिकोण तो आप सब आई में चेक करेंगे, जब भी मेडिकल देखेंगे तो सब में दृष्टिकोण जरूर चेक करेंगे। ठीक है, मून आई यहाँ पर सन दृष्टि। के साथ है, और ये देखिए 25 डिग्री 29 मिनट, और ये है 26 डिग्री, यानी कि अमावस वाला दिन है। अभी अमावस चल रही है, बस थोड़ी सी देर में अमावस पूरी हो जाएगी और फिर प्रतिपदा लगेगी। लेकिन बर्थ है सुबह 11:45 बजे, इसका मतलब जब सुबह सूर्योदय हुआ तो ये अमावस ही चल रही थी, है ना। 12 डिग्री चलता है चंद्रमा, तो सूर्य से 12 डिग्री कम होगा, यानी कि जब 14 डिग्री का मून था तो अमावस शुरू हो गई। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। ओके हाँ मैम। मतलब हाँ, सूर्य से जब 12 डिग्री कम होगा तो दैट मीन्स अमावस है, अमावस और वो लग सेम गई। हाउस। हाँ तो सुबह सुबह, और 12 12 डिग्री के लिए 24 घंटे है ना, तो 24 घंटे मतलब 11 मई को 76 का बर्थ है, तो 10 मई को सुबह 10:30 बजे अमावस या पौने 11 बजे लग गई, है ना। तो अगले दिन सुबह भी अमावस रही, उदय तिथि देखते हैं हम। तो एक तो अमावस का बर्थ है, ये भी याद रखिए, अमावस का बर्थ है और दिन का जन्म है, इसीलिए सेविंग ग्रेस हो गई। अगर अमावस हाँ होती और रात होती तो शायद डेथ हो जाती। तो वो अलग, वो है राजयोग और बाल अरिष्ट और बाल अरिष्ट भंग वगैरह। लेकिन एक ये तो रीजन आपको समझ में आता है कि अमावस का बढ़ता है। दूसरे मरकरी भी केतु के साथ है, न्यूरो प्रॉब्लम भी कुछ ना कुछ हो सकती है। तीसरे पाइसेस की दशा में जब इनको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, तो वो जो पैरामीटर मैंने आपको बताया कि राहु का पंचम से संबंध, राहु पे जुपिटर यानी राशि वाली देख रहे हैं, सिक्स लॉर्ड राहु को देखता है, तो पिछले जन्म का कर्मा इनको भोगना पड़ेगा इस जन्म में। ठीक है, और साथ में अब बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, इसमें हार्मोन्स का भी इश्यू होते हैं। तो यहाँ पे सैटर्न वीनस टुगेदर जो है, वीनस हार्मोन्स का कारक ग्रह है, सैटर्न 8th लॉर्ड है। 8th लॉर्ड और वीनस इन दोनों का जो कंजंक्शन है अपने आप में हार्मोनल डिसऑर्डर, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम दिखा रहा है। ठीक है, तो ये इतनी सारी जो इनको प्रॉब्लम हुई है, डिप्रेशन तो अमावस और साथ में मून पे अफ्लिक्शन आएगा कहीं से भी तो वो दिखाएगा। मून को यहाँ मंगल देख रहा है, चर चर दशा से देखे तो 8th हाउस से मंगल देख रहा है। देखिए कोई भी राशि जो 8th हाउस में आ रही है ना, और उसमें बैठा हुआ प्लेनेट मेलेफिक है, तो उस दशा में जरूर बड़ी बहुत ज्यादा इश्यूज आएंगे।
अब इनको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है 2006 में इनको ये ओसीडी स्टार्ट हो गया था। पाइसेस में दशा थी, पाइसेस में लिब्रा हो सकती है, 2006 में मई के बाद ही शायद लगी थी। तो पाइसेस में लिब्रा, पाइसेस में, पाइसेस राशि को कौन कौन देख रहा है? शनि देख रहा है, वीनस देख रहा है ना, बस यही दो देख रहे हैं जो कि 12th हाउस से देख रहे हैं। तो 12th हाउस मतलब लॉसेस, सैटर्न का होना अच्छा नहीं है। सैटर्न यहाँ होने को तो एम के है, और वीनस जो है वो इनका दारा कारक है। लेकिन अब इसमें क्या बात आती है, दारा कारक पति और एम के हैप्पीनेस का। अब पति से अगर संबंध देखिए, इनकी एज कितनी है इस समय, 51 की हो गई है ना, 51 की हो गई है, 51, और 20 साल पहले कितने इसकी थी, 31 की थी। ठीक है, यस। 31 में जब एज आपकी ऐसी है, जब आपको हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप होती है, वहां वो बड़ा बड़ी मतलब इसे कह सकते हैं कि ये ऐसी एज होती है कि जब आपको अगर हस्बैंड निग्लेक्ट करेंगे, ही मे बी आउट ऑफ टाउन फॉर सम रीजन, फॉर ऑफिशियल रीजन, या मे बी ही इज हैविंग एन अफेयर, है ना, वो निग्लेक्ट कर रहे हैं वाइफ को। तो वाइफ के ऊपर मेंटल ट्रॉमा भी होगा और हार्मोनल डिसबैलेंस भी धीरे धीरे होगा इनके। मुझे ऐसा याद है उस समय, जब मुझे पूरा एग्जैक्ट नहीं याद नहीं, लेकिन इन्होंने शायद बताया था कि उनके हस्बैंड का शायद अफेयर चल रहा था कोई एक्स्ट्रा मैरिटल उस समय। तो स्ट्रेस भी था, और जो भी था वॉट एवर, मेरे को पूरा अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन था कुछ ना कुछ था। तो यहाँ जो 12th हाउस से देख रहा है ना इसको, इस दशा लॉर्ड को, स्पाइसेस की दशा में, लाइफ में थोड़ा सा हस्बैंड, और ये 7th लॉर्ड भी है सैटर्न, सैटर्न 7th लॉर्ड है, वीनस के साथ है, और मिथुन राशि का वीनस है। तो ये कहीं ना कहीं पति का एक तो विदेश से संबंध, और फिर ऑब्वियसली अफेयर विद सम वुमेन हो सकता है, जिसके कारण इनके पर वो स्ट्रेस हुआ, और फिर इनकी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। शुरू में ओसीडी हुआ, डिप्रेशन होता था, फिर धीरे धीरे 2016 तक तो ये बाइपोलर का दवाइयां लेने लगी थी। मुझे याद है 2010 में तो बहुत ज्यादा लेती थी, फिर 16 में भी इनका चल रहा था तब भी ट्रीटमेंट, इतना मुझे याद है। तो ये दशा देखिए यहाँ से शुरू हो रही है। अब पाइसिस की दशा पूरी ऐसी रहेगी, फिर एक्वेरियस आ गई। एक्वेरियस 2012 में आ गई। एक्वेरियस किसकी दशा है? 8वें घर की राशि की दशा है, मंगल वहां ऑलरेडी यस। है। तो ये दशा भी लंबी चलने वाली बीमारियां देगी। और यहाँ पे अब देखिए तो मून भी देख रहा है इसको। ये जो यहाँ पे इनकी आपस में है ना, सन और मून को मंगल देख रहा है, मंगल को सन और मून देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो दशा बन गई, घर में झगड़े, मेंटल डिप्रेशन यहाँ पे बढ़ेगा। एक्वेरियस में डिप्रेशन बढ़ा, मैंने बताया ना 2016 में, 16 में भी एक बार इन्होंने मेरे को कंसल्ट किया था। तो ये 10 मई 2012 से एक्वेरियस पाइसेस, एक्वेरियस एरीज, एक्वेरियस टॉरस, एक्वेरियस जेमिनी, ये सारी दशाएं। जेमिनी में फिर शनि वीनस बैठे हुए। अभी जब इन्होंने फोन किया तो मैंने तो पूछा सब ठीक है घर में, मतलब डाइवोर्स तो नहीं ले लिया कहीं, ये भी तो रीजन हो सकता था इतने सालों में झगड़े वगड़े जो भी हुए इनके। और बेटा तो एक ही रहा, दूसरा बच्चा हुआ भी नहीं आफ्टर इनके हस्बैंड का जो भी अफेयर हुआ या जो भी उसके बाद। तो एक बच्चा ही इनका बेटा 24 साल का हो जाएगा अगले जुलाई में, शायद जुलाई का बर्थ है बेटे का, 24 साल का हो जाएगा वो। तो मतलब दिस इज अ क्लीन, आपको रीडिंग ना ऐसे दिखेगी क्रिस्टल क्लियर चीजें क्यों हो रहा है। अच्छा ये देखिए, ये इन्होंने थोड़ा जॉब वगैरह भी करा, बट प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करी। पिताजी के कंपनी में काम कर लिया एज ए पर्सनैलिटी मैनेजर या समथिंग, पीआर मैनेजर का हमने कुछ काम किया। और फिर बीच में इन्होंने अपना ब्यूटी पार्लर भी शायद खोलने का किया था, बट वो फेल हो गया। पैसा वैसा वेस्ट किया इन्होंने बहुत ज्यादा अपना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, फाइनली छोड़ के अब हाउसवाइफ ही चल रही है, हाउसवाइफ की तरह रह रही है ना। लेकिन अब भी ये जाना चाहती है कि मेरा ओसीडी एटलीस्ट ठीक हो जाए। डिप्रेशन और बाइपोलर तो ठीक ही हो गए ऑलमोस्ट, क्योंकि अब तो बेटा भी जॉब कर रहा है, कमा रहा है, अब उसकी शादी के लिए देखेंगे। और शी इज बेटर एटलीस्ट पहले से। अब D1 से आप D9 पे आओ, और फिर D30 में मुझे ये दशा सीक्वेंस पाइसेस और एक्वेरियस का बताओ, क्यों, क्या लग रहा है आपको? मैम D9 में पाइसेस में केतु है, हम्म, और राहु केतु एक्सिस पे, मतलब पाइसेस राशि। मंगल, मंगल भी और देख रहा है। हाँ, मंगल देख रहा है, मरकरी वीनस जुपिटर, तो अगेन
मतलब बहुत सारे हैं, तो अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट्स उस हिसाब से दिख रहे हैं। वीनस अगेन दारा कारक, और जुपिटर पुत्र कारक हो गए, और मरकरी जीके हो गया, और मार्स वैसे तो एक ही है। तो बहुत मिक्स इसमें ये रहेगा, अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं इन शॉर्ट। मैम ये और ये आपके राहु भी तो मून देख और रहे हैं भैया, राहु भी तो देख रहा है, जो पैरामीटर आपको बताया है वो तो दिख ही ना। और यहाँ नीच का शनि भी हाँ, बैठा पंचम में, हाँ, है ना। मैम नीच का शनि पंचम से फिर मैं मून और सूर्य को देख रहा है 12th हाउस में। देखो D9 में तो तो बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है। देखिए ना, ये फिफ्थ हाँ, लॉर्ड सिक्स लॉर्ड दोनों यहाँ आ गए, और राहु भी देख रहा है उनको। फिफ्थ सिक्स लॉर्ड वीनस और मार्स देख रहे हैं ना, ये राहु भी देख रहा है इनको। तो ये तो कितनी ज्यादा क्लियर हो गई। और इससे ये भी समझ में आ रहा है कि ये 31 की एज में इनको शुरू हुआ, सेकेंड हाफ में तो ये चलता ही रहेगा ना, ये सारी प्रॉब्लम। ये तो मैम बढ़ इससे गया। ये भी समझ में आ रहा है ना कि शादी के बाद की लाइफ में ज्यादा इश्यूज हैं मेंटली। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिफोर मैरिज तो ऐसे बढ़िया थी, इंसान। शी वॉज वेरी हैप्पी, गुड, फन लविंग, गुड गुड लुकिंग ही कहूंगी, बुरा मतलब बहुत सुंदर तो नहीं, लेकिन बहुत इमोशनल सेंसिटिव लड़की, अच्छी थी, प्यारी है, अभी भी प्यारी है। लेकिन ये है कि हाँ, अब जो चीजें हैं बहुत वियर्ड हो गई अब ज्यादा। और यहाँ चंद्रमा भी नीच का हो गया, शनि नीच का पंचम में और चंद्रमा नीच का 12वें में। मैम ऐसे इंसान की कुंडली आपके पास पहले आएगी तो आप उसको शादी की सलाह देंगे कि बोलेंगे मत करिए? देखो, मैं ये नहीं कहती, आप देखिए, आपका भी काम यही है, ज्योतिषी का काम है ये बताना कि क्या हो सकता है। डिसीजन उनके अपने होते हैं, क्या आपको शादी करनी है वो उनका डिसीजन है। मैं उन्हें बताऊंगी कि देखिए, पति का कुछ सालों बाद शादी के अफेयर होगा, है ना। आपको उसको उसके साथ रहना है या डाइवोर्स लेना है, या 10 साल बाद होगा, 10 साल तक शादीशुदा विवाह जीना है जी लो, उसके बाद डाइवोर्स लेके रहो। और नहीं तो उसी के साथ रहो, उसके अफेयर को एक्सेप्ट करो। मैं ये बोलूंगी, मैं तो पूरी पिक्चर दिखा दूंगी कि लाइफ ऐसे चलेगी। आपको ये मेंटल हेल्थ एलिमेंट्स होंगी, इसका आपको ट्रीटमेंट लेना है, ज्यादा दुखी नहीं होना, रेमेडी करनी है। तो वो ना करे तो उसका उसका प्रीव्यू है ना, वो हम क्या कर सकते हैं, वो तो कर्म है उसका। तो हमें ये हम्म। दिखाना है कि ये शनि नीच का पंचम में आ रहा है, तो भोगना तो पड़ेगा। और ये लंबी चलने वाली बीमारी है, 15-20 साल चलने वाली है। लेकिन अगर आप रेमेडी करोगे तो ऑलमोस्ट 80% आपकी कम हो जाएंगी चीजें, 20% भोगना पड़ेगा। अपने आप को बिजी रखो, साथ में मैं ये भी कहूंगी बिजी रखो। अगर खाली बैठोगी तो दिमाग खराब होगा, राहु तो पॉइजनिंग है ना, दिमाग खराब करेगा, झगड़े बढ़ेंगे। तो ये सब चीजें आपको बतानी है। लेकिन लाइफ है, लॉन्गिविटी है। यहाँ पे जुपिटर 9, ये देखिए धनु में बैठा लगन में, वीनस भी हम्म। बैठा है। तो ये करियर तो दिखा रहा है, पंचमेश मंगल यहाँ आ गया, बेटा भी दे रहा है, एक बेटा दिया ना इनको, यहाँ पे क्लियर हम्म। दिखा रहा है। तो ये सब चीजें जो गुडीज ऑफ लाइफ है वो भी बतानी है, और जो कमियां हैं वो भी बतानी है, जिसे हम कहते हैं ना स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीक, हम्म। अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स। कुंडली का आप स्वॉट एनालिसिस करके सामने उसको बता दो, डिसीजन उसको लेने हैं। टाइमिंग आप जरूर बता दो मोटा मोटा कि हाँ भाई, ये ऐसे ऐसे इन दशा में यहाँ तक होगा। जैसे अभी कल इन्होंने जब पूछा मेरा ओसीडी कब ठीक हो जाएगा कंप्लीटली, तो मैंने कहा देखिए 1.25 साल, अभी जुप सैटर्न का गोचर कहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है 9th हाउस पे। तो सवा हम्म। साल तो यहाँ रहेंगे, और 7.5 भी चल रही है ना, चंद्रमा ये 7.5 चल रही है। तो मैंने कहा 1.25 साल तो बिल्कुल